एक पत्नी सिर्फ बेबस हो सकती है, कमजोर नहीं। एक पत्नी की सहनशीलता की अति संवेदनशील कहानी। आज फिर कोयना के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का सौरभ ने प्रयास किया था। चूंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इसलिए भावनाओं का आवेग और क्रोध का आवेग हमेशा की तरह धीरे धीरे शांत हो गया। अब बेटा सहम जाता और उसके व्यवहार में भी होने वाले परिवर्तन को कोयना समझ रही थी। बेटा अब चुप रहने लगा था। उसका कोमल मन धीरे धीरे अपने पिता के खूंखार और वैशी स्वरूप के नुकीले कांटों से खुरचा जा रहा था। मीना अंदर तक उद्वेलित हो रही थी। अपनी मानसिक और शारीरिक पीड़ा से अधिक फिक्र उसे बच्चे के डरे सहमे कुंठित वजूद की थी। जब वह ब्याह के ससुराल आई तो उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना धीर, गंभीर और सुदर्शन दिखने वाले सौरभ का वास्तविक स्वरूप ऐसा होगा। अपने मायके में 4 बहनों में सबसे बड़ी कोयना बचपन से ही सामंजस्य बिठाने में पारंगत थी और सौरभ का भी उसको पसंद करने के पीछे उसकी सरकारी नौकरी का बड़ा हाथ था। एक सरकारी दफ्तर में वह क्लर्क की नौकरी करती थी, स्वावलंबी थी। उसके पड़ोसी सुदेश चाचा ने उसे आवेदन पत्र दिया था जब नौकरी के आवेदन मांगे गए थे। वह उसके पिताजी के बड़े अच्छे मित्र थे। पिताजी भी एक दफ्तर में बाबू ही थे। सौरभ एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। जब रिश्ता आया तो सामान्य शक्ल सूरत की कोयना और मध्यम वर्गीय परिवार से इसलिए संबंध जोड़ लिए गए क्योंकि कोयना एक नौकरी पेशा लड़की थी। सौरभ का अहम बहुत बड़ा था। वह अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए हर वक्त कोयना को प्रताड़ित करता। उसके रूप रंग में कमी, कपड़ों पर कटाक्ष, मायके वालों पर तंज जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोयना के बुजुर्ग सास ससुर सब समझते पर अपनी बिगड़ैल औरत का विरोध नहीं कर पाते। वह उसी पर आश्रित थे। कोयना कभी भी मुखर विरोध न कर सकी क्योंकि उसको अपनी कुंवारी बहनों की शादी की चिंता थी और माँ बाप अपनी ओर से कोई परेशानी नहीं देना चाहती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि सौरभ का मन बढ़ता चला गया। अब अक्सर वह लड़ाई झगड़े में हाथ भी उठाने लगा था। कोयना अब तक बर्दाश्त कर रही थी, पर एक दिन सब्जी खरीदते समय उसे अपने पड़ोसी शर्मा आंटी मिल गई। वह पूछने लगी, बेटा, कहना तो नहीं चाहिए पर जुल्म सहना भी एक प्रकार से स्वयं के प्रति जुल्म करना ही है। जब हम सहते रहते हैं तो जुल्म करने वाले को अत्यधिक शय मिलती चली जाती है। मैं तुम्हारी माँ के जैसे ही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, बेहिचक मेरे पास चली आना। कोयना ने बुझे मन से अपनी मूक सहमति दी, पर अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हो रही थी कि पड़ोसियों को भी मेरी दुर्दशा की जानकारी है। शर्मा आंटी के कहे कुछ शब्द लगातार उसके दिमाग में चल रहे थे। उसने रोज की भांति घर का सारा काम निपटाया और ऑफिस जा ही रही थी कि सौरभ ने टोका, सुनो, मेरे बॉस खाने पर आज आने वाले हैं, तुम जल्दी घर आ जाना और सब इंतजाम कर देना। पिछली दफ़ा जो केसर की खीर और बिरयानी बनाई थी बॉस को बहुत पसंद आई थी। सब सामान लौटते समय ले आना। कोयना सब कुछ सुनकर निकल गई। रास्ते में उसने अपने बेटे को स्कूल छोड़ा और स्कूटी से ऑफिस जाते समय सभी बातें उसके मन मस्तिष्क में हथौड़े मारने लगी कि कैसे पिछली बार उसने सौरभ के बॉस के स्वागत को दफ्तर से छुट्टी ले ली थी और सारा दिन घर की साफ सफाई की, घर सजाया, कितनी ढेर सारी डिशेज बनाई और सौरभ ने बड़े फक्र से मेहमान नवाजी की। जाते समय केवल 2 मिनट को बॉस से मिलवाया, वो भी तब जब उसके बॉस खाने की तारीफ करते हुए मिलने को बोला। वह रसोई से सीधे ही चली गई, पसीने से लथपथ। बॉस ने सौरभ की क्लास ले ली। यह क्या सौरभ, यू शुड हेल्प योर वाइफ, यह तो गलत है। अरे आपने इतनी जहमत बिना वजह ही उठाई। जाते समय उसने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। अभी बर्तन समेट ही रही थी कि सौरभ लौट आया और रसोई में ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लगा जैसे भूचाल आ गया। क्या जरूरत थी ऐसे बॉस के सामने जाने की, कपड़े बदल कर भी जा सकती थी। पर तुम्हें तो दुनिया को दिखाना है कि मैं तुझे बड़ा प्रताड़ित करता हूँ। कहते कहते उसने उसके कंधे को पकड़कर झकझोर दिया। वह चीख उठी, तुमने मौका कहाँ दिया तैयार होने का। बस उसका इतना कहना था कि सौरभ ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। वह किचन स्लैब से खिसकते हुई धाड़ से नीचे गिर पड़ी और इसका सिर सिलेंडर में लगा और फूल गया। उसके आंसू सूख गए थे और सुबह से खटते खटते उसे चक्कर आने लग गए थे। सौरभ उसे मार पीट कर आराम से अपने कमरे में जाकर शराब पीने लगा। वह धीरे से उठी। बेटा रसोई के कोने में बैठा सुबक रहा था। उसकी ममता ने उसे जबरदस्त ताकत प्रदान कर दी। वहां से उठी और बेटे को गोदी में चिपका लिया। बेटा धीरे धीरे खाना खा रहा था और अनेकों प्रश्न आंखों में भरे सूनी आंखों से माँ को निहार रहा था।
माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो स्पाइडरमैन बन जाऊंगा और जब भी पापा तुमको मारेंगे मैं तुमको उड़ाकर दूर लेकर चला जाऊंगा। कोयना कसक उठी थी। उसकी स्कूटी रेड सिग्नल पर रुकी थी। गाड़ियों की कतार में कोई पीछे से चिल्ला रहा था। कोयना उसने पीछे देखा। उसकी दोस्त रश्मि थी। कोयना का चेहरा रश्मि को देखकर खिल गया। रात भर की कड़वी यादों को उसने एक ही पल में भुला दिया। थोड़ी ही देर में दोनों सहेलियां आमने सामने बैठी थी। कोयना ने ऑफिस में छुट्टी को बोल दिया। आखिर इतने दिनों के बाद अचानक से रश्मि जो मिल गई थी और कुछ उसे शाम की मेहमान नवाजी की भी चिंता थी। कोयना के उदास चेहरे और सूनी आंखों ने उसकी कहानी बयां कर दी थी। रश्मि समझ गई थी कि उसकी सहेली अपमान, पीड़ा और दर्द का विषपान करती हुई नीलकंठी हो चुकी है। उसका विष को पहले हृदय से निकालना होगा। उसने कोयना को थोड़ा सा कुरेदा तो वह टूट गई और स्वयं पर हुए सारे अत्याचार का ब्यौरा अपनी सहेली को बता दिया। उसने कोयना को बहुत फटकार लगाई। तू कब से इतनी कमजोर पड़ गई कोयना? कॉलेज का वह समय याद कर जब जरा सा किसी लड़के ने एक कागज का टुकड़ा फेंक दिया तेरे ऊपर तो कैसे सिंहनी के जैसे दहाड़ उठी थी और वह बदतमीज लड़का पूरे साल तुझसे माफी मांगते रहा। तूने ही बताया था कि नौकरी भी तुझे इंटरव्यू में तेरी बोल्ड और साफ पाक उत्तर देने की छवि के कारण मिली। कोई लाइन तोड़कर आगे बढ़ता तो तू कैसे विरोध पर उतर आती? जरा याद कर मेरी बहन, कैसे तूने एक लड़के को कस के चाटा मार दिया था जब उसने तेरा दुपट्टा खींच दिया था। मेरी इतनी बहादुर, सत्य का साथ देने वाली सहेली ने खुद के साथ इतना गलत होने दिया क्योंकि इससे उसकी शादी टूटती या माँ बाप को मुश्किल होती या समाज में चार बातें होती। इसके लिए उसने अस्तित्व को धूल धूसरित होने दिया। बस तू खुद को भूल गई और खुद का सम्मान करना छोड़ दिया। इसीलिए सौरभ भी तुझे अपमानित कर सका। कोयना की आंखों से नीर झर रहे थे। इतना आसान नहीं होता रश्मि, सब कुछ दांव पर लगाकर स्वाभिमान की रक्षा करना। रश्मि ने कहा, पर तूने तो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। एक बार भी उन हाथों को पकड़ा जो तुझ पर उठे। तेरे हृदय को जिन हाथों ने मसल दिया, क्या तूने एक बार भी कोशिश की खुद को बचाने की? खैर, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। क्या चाहती है तेरा बेटा भी यही सीखे कि बड़े होकर वह भी तेरी या स्त्री जाति की इज्जत ना करे? कोयना बोल उठी, उसी का डर है रश्मि। दिन रात के झगड़े से, मारपीट से उसका भी व्यक्तित्व कुंठित हो रहा है। रश्मि ने कहा, एक निर्णय लो और दृढ़ विश्वास से उस पर अडिग रहो कि आत्मसम्मान खत्म करके रिश्ते को निभाने का कोई औचित्य नहीं है। रश्मि की बातें कोयना के हृदय पर जम गए दुख के घावों पर मलहम लगा रही थी। उन दोनों सहेलियों ने कोयना के बेटे को स्कूल से ले लिया और खूब मस्ती करी। घूमने फिरने और आनंद लेने में कोयना को ध्यान ही नहीं रहा कि आज सौरभ के बॉस आने वाले थे खाने पर। जब उसे याद आया तो दोनों सिनेमा हॉल में सिनेमा देख रही थी। कोयना ने जानबूझकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उधर जब सौरभ घर पहुंचा तो कोयना को नदारद पाकर उसका पारा उखड़ गया। घर में भोजन भी नहीं बना था। वह बौखला गया। अब क्या करता? बूढ़े माँ बाप भी बिना खाना खाए पिए बैठे थे। फनाता हुआ उसने कोयना को फ़ोन मिलाने की कोशिश की। वो स्विच ऑफ था। आग में घी पड़ गया। खैर, जैसे तैसे खाना ऑर्डर किया और बॉस को खिलाया। माँ और पिताजी को भी खिलाया। बॉस भी समझ गए थे कि पत्नी घर पर नहीं है और शायद दोनों में अनबन हो गई हो। जब रात को लगभग 10 बजे कोयना लौटी तो उसे अंदेशा था कि क्या होने वाला है। वह मानसिक रूप से आज तैयार थी। सौरभ शराब के नशे में धुत चीखने चिल्लाने लगा। उस पर तरह तरह के गंदे आरोप लगाने लगा, भद्दी गालियां देने लगा और जैसे ही उसने कोयना को मारने को हाथ उठाया, कोयना ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। नशे में चूर सौरभ के लिए अप्रत्याशित था। वह तिलमिला उठा और फूहड़ शब्दों के साथ जैसे ही वह दोबारा अपनी मर्दानगी दिखाने को आतुर हुआ, कोयना ने आव देखा न ताव, हाथ पैर लातों घूंसों से जी भर के उसकी पिटाई कर दी। न जाने कैसे आज उसके अंदर इतना साहस और शक्ति आ गई। शायद रश्मि ने जामवंत बनकर हनुमान जी के जैसे उसे उसकी आंतरिक शक्ति का एहसास करा दिया था। आज उसे कुछ खोने का डर नहीं था। वह निडर थी, आत्मविश्वास से भर चुकी थी। खुद को खत्म करके कुछ भी बचाने को अब वह तैयार नहीं थी। वह बिना कुछ सोचे समझे सौरभ पर टूट पड़ी। कुछ तो ऐसा ना होने का अंदेशा और रोज की तरह कोयना को 2-4 थप्पड़ मारकर अपनी मर्दानगी दिखाकर सो जाने वाला सौरभ आज दीनहीन निरीह के जैसे फर्श पर पड़ा बिलबिला रहा था।
उसे दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि अपने एक हाथ से कोयना ने उसके बालों को कसकर पकड़ रखा था और दूसरे से उसको पीट रही थी। वह दर्द से घबराकर माफ़ी मांगने लगा और उसी क्षण कोयना अपने बेटे को लेकर उठी, अपना सामान पैक करने अटैची उठाकर अलमारी खोलने लगी। सौरभ का नशा काफूर हो चुका था। वह नज़रों को नीचे कर कोने में बैठा था। बूढ़े माँ बाप कमरे से बाहर आकर आंगन में खड़े थे क्योंकि सीमा की चीखें और सिसकियां उनके लिए सामान्य बात थी, रोज का काम था। पर आज सौरभ की चीत्कार उन्हें हतप्रभ कर रही थी। कोयना बेतहाशा रोए जा रही थी और उसको देखकर उसका बेटा भी रो रहा था। वह अपनी पैकिंग कर रही थी और वहीं चोटिल सौरभ नीचे फर्श पर बैठा था। कोयना ने भर्राई आवाज में बोलना शुरू किया, तुमने मजबूर किया मुझे, सारा जहर पिए जा रही थी, पर कब तक? अब अगर आज मैंने यह विश्वमन न किया होता तो एक दिन यह जहर मुझे मार देता। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने, अपने धीरज संयम रखने, सारा वश पी लेने का पुरस्कार क्या मिला? तुम्हारे दिए गए घाव और सिर्फ अपमान। अपने आप को मिटाकर भी मैं वह गृहस्थी नहीं बचा सकी जिसके लिए मैंने इतना जहर पी लिया कि मेरा भी व्यक्तित्व जहरीला हो गया। उसी का परिणाम आज की घटना है। मैं जा रही हूँ आज सारा जहर वमन करके, पर एक बात याद रखना, तुम सहन करने और बर्दाश्त करने का आइंदा हरगिज अर्थ न लगाना कि सामने वाला व्यक्ति कमज़ोर है। बहुत बार जानते बूझते भी हम विष पी लेते हैं कि वह आसपास ना फैले, पर अति हमेशा व्यक्ति और परिस्थितियों को बदल देती है। वह निकल रही थी। सास ससुर दरवाजे पर खड़े रो रहे थे। छोटा बच्चा कोयना के आंसू पहुँच रहा था और कोयना दरवाजे की ड्योढ़ी पार करने ही वाली होती है, तभी पीछे से कोई पुकारता है, सुनो, रुक जाओ प्लीज़। आशा है कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।